Assalamu alaikum बच्चों, this is Iman Afroz and I am here today with a new lecture, a new topic and a new day. तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन सो इम्पॉर्टेंट. कि आपने एफएससी में भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, आप एमडी कैट की तैयारी के लिए भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं. तो व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट? द रीज़न इज़ कि इन योर एवरीडे लाइफ बेतहाशा ऐसी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी जहाँ पर आप प्रोजेक्टाइल मोशन को अप्लाई करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ्रेंड ने, आपके बहन भाइयों में से किसी ने आपसे कोई चीज़ मांगी एंड यू थ्रो इट टुवर्ड्स देम, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन. आप गली में अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं या आप बैडमिंटन खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो द मोशन ऑफ योर हैंड वाइल यूर बॉलिंग, द पाथ ऑफ द बॉल वाइल यूर बॉलिंग, द पाथ ऑफ द फ्लाइट ऑफ द शटल कॉक, these all are examples of projectile motion in our daily life. ठीक है. इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. आप फ़खर ज़मान के छक्कों से लेकर अरशद नदीम के जैवलिन थ्रो तक, या फिर आप गन से निकलने वाली बुलेट से लेकर लॉन्च होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स तक, हर चीज़ जो पाथ फॉलो कर रही है इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. और आज हम इसके पीछे की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे. ओके. तो बिफोर डाइविंग इनटू द टॉपिक एंड बेसिकली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड हाउ इट वर्क्स, पहले हम देख लेते हैं कि पीएमडीसी ने आप लोगों का जो सिलेबस इशू किया है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो उन्होंने मेंशन किए हैं. ओके. तो सबसे पहले एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ टू डायमेंशनल मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन. हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे. देन वी विल गेट टुवर्ड द कंडीशंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनका फुलफिल होना ज़रूरी है एट योर लेवल फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन टू अकर, फॉर एन आइडियल प्रोजेक्टाइल बेसिकली टू अकर. देन they have asked for horizontal component of velocity and explain how horizontal component of velocity is constant. We will discuss both the horizontal and vertical components of not only velocity but force and acceleration as well, right? Then we have the characteristics of horizontal and vertical motion. We will discuss these in detail and then these all are the important results or important inferences जो कि हम टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस करने के बाद एंड पे आफ्टर वी डू ओब्लिक प्रोजेक्टाइल तब हम ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? इसके अलावा इन लेक्चर्स में हम आपको विजुअली भी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है और क्या जो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जो हम इक्वेशंस पढ़े हैं, जो हम रिलेशंस पढ़े हैं, डू दे एक्चुअली अप्लाई टू प्रोजेक्टाइल मोशन और नॉट. ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे. और उसके अलावा वील ट्राई टू इंक्लूड सम MCQs एज वेल, राइट? तो बिफोर वी मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड बेसिकली वी अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोजेक्टाइल मोशन, लेट्स फर्स्ट लुक एट दिस डायग्राम. दिस डायग्राम प्रेजेंट ऑन द राइट साइड. आप अगर देखें तो दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज अ कैनन विच इज लॉन्चिंग अ कैनन बॉल. लेट्स कॉल द पॉइंट ऑफ लॉन्च ऑफ दिस कैनन बॉल एज O और द ऑरिजिन, राइट? तो अब अगर आप देखें तो दे हैव शोन 3 paths फॉर दिस कैनन बॉल. वन इज OA, राइट? इट इज़ दिस डाउनवर्ड पाथ. एक है हमारे पास OC एंड देन वी हैव OB. लेट्स डिस्कस OA फर्स्ट. ठीक है, ये पाथ आपको क्या शो कर रहा है? बेसिकली आप किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे ड्रॉप करें या आप रेन ड्रॉप्स की फॉर एग्जांपल ले लें जो कि ऊपर से नीचे वर्टिकल मोशन में मूव करते हैं, तो वो इसी पाथ को फॉलो करते हैं. इज़ दिस अ लीनियर पाथ? येस, इट इज़ अ लीनियर पाथ. इज़ दिस अ वन डायमेंशनल पाथ? येस, इट इज़ अ वन डायमेंशनल पाथ. इज़ इट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी? येस, इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो अगर आप OA को देखें, इट इज़ अ वन डायमेंशनल लीनियर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. वन डायमेंशनल का क्या मतलब है? इट इज़ प्लेनली इन द Y एक्सेस. ठीक है, ये किसी और एक्सेस में ये मोशन नहीं हो रही. नाउ लेट्स सी द OC पाथ. ठीक है, ये वाला जो पाथ है हमें मेंशन यहाँ पर दिया हुआ है. अगर इसकी हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अ लीनियर पाथ, अ वन डायमेंशनल पाथ, बट इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, इसमें ग्रेविटी का कोई अमल दखल नहीं हो रहा. फॉर एग्जाम्पल, कोई रोड पे कार चल रही है या फिर आप जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रहे हैं, तो आपके इंडिविजुअल वॉकिंग मोशन के ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं है, बिकॉज आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, राइट? तो दिस इज OC. अब जो आज का हमारा टॉपिक है, कमिंग टुवर्ड्स दैट, लेट्स डिस्कस दिस पाथ, दिस OB. इफ यू गाइज कैन सी, दिस इज द OB पाथ. अगर इस पाथ को हम देखें, इज इट अ लीनियर पाथ? नो, इट्स नॉट अ लीनियर पाथ.
इज इट ए वन डायमेंशनल पाथ? नो, इसको ना हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ सोलली इन द एक्स एक्सिस और इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, ना हम ये कह सकते हैं इट इज़ सोलली इन द डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस. तो इट इज़ नॉट अ वन डायमेंशनल बट अ टू डायमेंशनल पाथ. ठीक है, टू एक्सप्लेन दिस पाथ वी हैव टू मेक यूज ऑफ एटलीस्ट टू डायमेंशंस. उसके बाद थर्ड पॉइंट, इज दिस पाथ और इज दिस मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी? यस, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. इन फैक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन पे द ओनली फोर्स एक्टिंग इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग. ठीक है, तो अगर आपको ये डायग्राम समझ आई है तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी. Coming towards the definition, if you guys can see, there are two definitions mentioned. One is this one in the orange and the next one is this one in the blue. ठीक है, तो ये ऑरेंज वाली जो डेफिनेशन है, दिस इज पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, and this blue one is from the NTB, the National Textbook Board, which is followed by the Federal Board as well as some schools of the KPK as well. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बोर्ड्स की हमने जो दो मेजर बोर्ड्स की बुक्स आपने फॉलो करनी है उनकी डेफिनेशन हमने मेंशन की है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज डेफिनेशंस एंड सी हाउ दे अप्लाई टू द प्रोजेक्टाइल मोशन इटसेल्फ. Coming towards the definition from Punjab Textbook Board, it says, what is projectile motion? It is a two-dimensional motion अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर हम एक्सेलरेशन की यहाँ पर बात करें, ओ ए पाथ को मेंशन करें, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इट इज़ इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. ठीक है, ओ ए पाथ की बात करें तो इट इज़ सोलली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. लेकिन अगर ओ बी की बात करें तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन जा रही है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी. तो जो वर्टिकल डायरेक्शन वाली मोशन है दैट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो हम आगे जाके पढ़ते हैं. इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द इनिशियल फोर्स दैट वी हैव अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिसकी वजह से इनर्शिया डेवलप होता है और जो बॉडी में इनर्शिया आते हैं और जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टली अपना जो मोशन है वो कंटिन्यू करती है. राइट, तो it is a two-dimensional motion under constant acceleration due to gravity, as simple as that. Coming to the definition of the National Textbook Board, NTB, what is projectile motion? It is a form of two-dimensional motion. हमने पढ़ लिया, it is a form of two-dimensional motion experienced by an object or a particle. ठीक है, यहाँ पर the word particle is very important conceptually. वाई? बिकॉज इट टेल्स यू कि प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑल्दो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी, दे आर फ्रॉम आवर डेली लाइफ, कि हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं. द वर्ड पार्टिकल हियर शोज दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू मैक्रोमोलिकुलर लेवल बट इट ऑल्सो अकर्स एट अ माइक्रोमोलिकुलर लेवल. ठीक है, आप एटम्स की बात करें, आप मॉलिक्यूल्स की बात करें, आप कंपाउंड्स की बात करें, वहाँ पर भी जो पार्टिकल्स हैं वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन अंडरगो कर रहे होते हैं. लेट्स कंटिन्यू. An object or particle that is thrown near the earth's surface. ठीक है, near the earth's surface, this is a very important point because it gives us the first condition of projectile motion. ठीक है, हम साथ साथ conditions भी करते जाएंगे. Why do we throw the projectile very near to the earth's surface? Because हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पर कहीं पे ये साइड पे ड्रॉ करूँ कि we know कि the earth is basically what it is spherical or it is a bit oval in shape. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल जो है वो लॉन्च करती हूँ, फॉर एग्जांपल अर्थ के जो डायामीटर है उसके रिलेटिव डिस्टेंस पे, ठीक है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी क्लोज टू द अर्थ सरफेस. अगर एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च करें तो उसकी मोशन क्या होगी? ग्रेविटी की वजह से इट विल मूव. यहाँ से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पॉइंट ऑफ लॉन्च. ठीक है, ग्रेविटी की वजह से इट विल मूव डाउनवर्ड्स और इनर्शिया की वजह से इट विल मूव इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन. ठीक है, तो वो यहाँ पर मूव करेगा, ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड्स होगा और फिर वो इसी के साथ मूव करता जाएगा इन अ स्ट्रेट लाइन. फिर वो ग्रेविटी की वजह से अंदर की तरफ पुल होगा और फिर इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर ग्रेविटी की तरफ वजह से अंदर पुल होगा. और ये जब मोशन कंटिन्यू होगा ना, तो अगर हम इसको इन अ स्मूथ, ये तो मैंने आपको सेक्शंस में दिखाया ना, दिस इज़ वन सेक्शन, दिस इज़ अनदर सेक्शन एंड दिस इज़ द थर्ड सेक्शन. तो अगर ये स्मूथ मोशन हो हमारे पास तो ये एक इलिप्टिकल पाथ बनेगा इसका. ठीक है, दिस विल फॉर्म एन इलिप्टिकल पाथ इफ वी कंसिडर अर्थ अ कर्व्ड सरफेस. ठीक है, तो to get rid of that elliptical path and to get rid of all the complications associated with the elliptical path, we throw the projectile very near to the earth's surface. Why? ताकि हमें अर्थ एक फ्लैट सरफेस जो है, हमें अर्थ को एक फ्लैट सरफेस कंसिडर कर सकें.
बेसिकली देखें, वी आर वेरी माइन्यूट एज कम्पेयर टू द होल सरफेस ऑफ द अर्थ. तो हमें अर्थ एक फ्लैट सरफेस नज़र आती है ना, हम अर्थ के कर्वेचर को उतनी कीनली नहीं ऑब्जर्व कर सकते जितना अगर स्पेस में जाके हम ऑब्जर्व करें तो हमें नजर आएगा. वाई? बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस. सिमिलरली वी विल थ्रो द प्रोजेक्टाइल वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस. वाई? सो दैट वी कुड कंसिडर अर्थ अ फ्लैट सरफेस. ठीक है. So this is going to be our first condition of projectile, and that is that we have to always, while considering an ideal projectile, we have to consider earth a flat surface, right? Let's continue. We have the first condition, earth a flat surface, right? Next up we have and moves, talking about the projectile, that the projectile moves along a curved path. ठीक है. Now you have to keep this in mind. We have considered earth a flat surface, but the path of the projectile is still curved. ठीक हो गया. यहाँ पर अगर हम OB path की बात करें तो ये जो AB distance है, let's say that this distance represents the earth's surface. ठीक है. तो this is a flat, but the path itself is a curved path. ठीक है. तो यहाँ पर path की बात हो रही है, that the body, that the projectile moves along a curved path under the action of gravity only. ठीक है. This is going to be our second condition of projectile, that the projectile needs to move under the action of gravity only. What condition it implies? that basically projectile के ऊपर कौन कौन से external forces act कर रही होती हैं. One is the force of gravity and the other one is the इनिशियल फोर्स विद विच वी थ्रो द प्रोजेक्टाइल. ठीक है. जैसा कि हमने डायग्राम में डिस्कस किया था, अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, व्हाट दिस इम्प्लाइज इज दैट वी आर इग्नोरिंग द इनिशियल फोर्सेस, राइट? व्हाट डज दिस इम्प्लाई? दैट वी आर इग्नोरिंग द इनिशियल फोर्सेस. लेट मी राइट इट हियर फॉर यू गाइज. We have to ignore the initial forces, and the rest of the statement says, in particular, the effects of air resistance are assumed to be negligible. We will modify this statement a little bit, and the condition that we will imply for projectile motion is going to be that we, instead of neglecting only the air resistance, we are going to ignore all and any of the resistive forces that are going to be acting on the projectile. ठीक है. We have to ignore all of the resistive forces that are going to be acting on the projectile. और ये जो resistive forces हैं ये कौन कौन सी होती हैं ये हम अभी आपको बताते हैं. right. so we have to ignore the resistive forces. और ये कौन कौन सी resistive forces हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ statement resistive force that is mentioned is air resistance. ठीक है. तो यहाँ पर तो जो हमें force mention की हुई है that is air resistance. ठीक है. यहाँ पर तो हमें एयर रेजिस्टेंस मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट देखें ऑफ एनटीबी तो वहाँ पर हमें दो मज़ीद रेजिस्टिव फोर्सेस स्पेसिफिकली मेंशन की गई हैं. ठीक है. ये तो वो फोर्सेस है ना जो कि हमें मेंशन की गई हैं. इसके अलावा भी अगर कोई भी रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी तो हम उनको जो है वो निगलेक्ट ही करेंगे. ठीक है. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. दीज आर जस्ट द वंस दैट वी आर नेमिंग राइट नाउ. वन इज़ गोइंग टू बी द एयर रेजिस्टेंस. ठीक है. द सेकेंड वन इज़ गोइंग टू बी द विंड स्पीड. ठीक है. अगर आप लोग इमेजिन करें एक प्रोजेक्टाइल मोशन को, फॉर एग्जांपल बॉल फ्लाइंग थ्रू द एयर जिसको कि आपने थ्रो किया है, तो अगर उसके अगेंस्ट हवा जो है वो ब्लो कर रही है तो विल इट अफेक्ट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल? यस इट विल. सो इसी तरह जो विंड स्पीड है वो भी हमारे पास एक रेजिस्टिव फोर्स आती है. एंड द थर्ड फोर्स, लेट मी जस्ट मूव इट अ बिट अपवर्ड्स है ताकि आप लोगों को ये ईजीली नज़र आ सके. ठीक है. The third force, the third resistive force that we are going to ignore is going to be the spin of the projectile. ठीक है. ये this is a very interesting point that is mentioned because for example आपने एक फुटबॉल को किक किया. ठीक है. the flight that the football takes वो तो projectile motion होगा ही होगा. उसके अलावा जो फुटबॉल है उसके अंदर अपनी भी एक स्पिन पैदा होती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस. ठीक है. उसमें एक रोटेटरी मोशन जो है वो आता है जब उसको किक किया जाता है, एंड दैट मोशन कैन ऑल्सो हिंडर द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ठीक है. तो इस वजह से वी विल इग्नोर दैट एज वेल. दीज आर द थ्री
These are the three resistive forces that we are going to ignore as part of the conditions of projectile. Now, before moving on to the types of projectile, I would like to introduce you guys to two very important terms that are very important for MCQ point of view. One is the term projectile. ठीक है, projectile. एक तो हम अभी projectile motion पढ़ रहे हैं ना कि projectile होता क्या है, कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो प्रोजेक्टाइल पाथ है, हम फिलहाल उसको डिस्कस कर रहे हैं. इसके अलावा देयर इज़ अनदर टर्म प्रोजेक्टाइल विच बेसिकली मीन्स द ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो चीज़ जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रही है, उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को, उस मैस को भी हम प्रोजेक्टाइल ही कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम गिवन अबव द कैनन बॉल इज अ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, एंड द सेकेंड term is trajectory. What is trajectory? Trajectory means the path followed by this projectile. ठीक है, तो यहाँ पर अगर कैनन बॉल ओ बी पाथ को फॉलो कर रही है तो कैनन बॉल इज द प्रोजेक्टाइल एंड ओ बी इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कैनन बॉल और ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल. हाँ जी, अंडरस्टूड. ठीक हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल. क्विकली हम इसको डिस्कस करते हैं और फिर वी विल डिस्कस सम वेरी इंटरेस्टिंग MCQs. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल की अगर बात की जाए तो PTB में देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मेंशन, वेयर एज NTB में सिर्फ एक टाइप का मेंशन है. तो हम यहाँ पर दोनों टाइप्स के प्रोजेक्टाइल्स को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रोजेक्टाइल से किसी भी किस्म का कोई भी MCQ आए तो यू गाइज शुड बी अवेयर एंड यू गाइज शुड बी कॉन्फिडेंट इन आंसरिंग दोज क्वेश्चंस. ठीक है, so the first type of projectile that we are firstly going to discuss here is a horizontal projectile, right? It is a horizontal projectile. ठीक हो गया. And the second type of projectile जो कि हम next lecture में cover करेंगे along with the important inferences of this topic, that is going to be the oblique projectile. ठीक हो गया. दैट इज़ गोइंग टू बी द ओब्लीक प्रोजेक्टाइल. तो अभी तक हमने क्या बात किया? सबसे पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की एप्लीकेशंस देखी, हमने उसकी डेफिनेशन देखी, हमने दोनों डेफिनेशंस को कंपेयर किया. NTB की डेफिनेशन से हमने कंडीशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल इन्फर की. वी डिड टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, नेमली प्रोजेक्टाइल एंड ट्रेजेक्ट्री, एंड देन वी आर नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? Types of projectile motion से पहले there are these two MCQs that I would like you guys to pay attention to so that we have an idea कि what we are actually diving into. ठीक है, the first MCQ given is from the Khyber Medical University MD CAT exam that was taken last year. ठीक है, what it states is the vertical and horizontal component of projectile motion are. ठीक है, अभी आगे जाके हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल कम बैक टू दिस MCQ. एंड द सेकेंड वन, इट इज़ फ्रॉम द UHS एग्जाम फ्रॉम 2022 and it states a stone thrown horizontally from the top of a tall building follows a path that is. ठीक है, why I have included this MCQ here because it is about the horizontal projectile. हम अभी horizontal projectile को डिटेल से पढ़ेंगे, देखेंगे, and then we will come back to these MCQs and discuss these and find their answers, right? Now let's officially start the topic of horizontal projectile. ठीक हो गया. What is a horizontal projectile basically? ठीक है, horizontal projectile क्या होता है? Whenever we launch an object or एक मिनट. ओके, whenever we launch an object or a mass from a height. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, this object, this mass is already present at some height from the ground. ठीक है, this is the ground level. This is, let's label the axis as well. This is the y axis, this is going to be the x axis, and this is going to be our origin of this graph. ठीक हो गया. तो an object or a mass that is already present at some height h and we launch it in a horizontal direction. ठीक हो गया, it is already present at a height h and we launch it in a horizontal direction with force F. ठीक हो गया. तो the path that this object follows is going to be called a horizontal projectile. As simple as that. The body is already present at a height and we launch it horizontally, so it is a horizontal projectile. अच्छा, one important thing that I would like to mention here is that whether it is a horizontal projectile or whether it is a vertical projectile,
जो सॉरी नॉट वर्टिकल एंड ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो या ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हो, जो पाथ ये प्रोजेक्टाइल्स फॉलो करते हैं उन पाथ को हम क्या नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल दिस पाथ हेयर, या पीछे डायग्राम में जो हमने ओ बी पाथ डिस्कस किया था. अभी आगे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल जब हम डिस्कस करेंगे उसमें भी वी विल डिस्कस द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. this path, the shape of this path is called a this path is called a parabola, whether it is followed by the horizontal projectile or the oblique projectile. Okay, yeah, so we have to discuss about the motion of the horizontal projectile. Regarding the motion of the horizontal projectile, दो तीन ऐसी बातें हैं जो कि आपने हमेशा ध्यान में रखनी है. Number 1, this motion is going to be entirely under the influence of gravity. ठीक है, हमने conditions of projectile में भी पढ़ा था. Let me just switch the color of the pen so you guys understand it more easily. ठीक है, हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी हमने कंडीशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल में भी ये बात डिस्कस की थी कि वी हैव टू कम्प्लीटली इग्नोर द इनिशियल फोर्सेस. यहाँ पर अगर इनिशियल फोर्स हम देखें तो ये है दिस फोर्स F विच इज़ इंटायरली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसको हम Fx भी कह सकते हैं. ठीक है, इट इज़ द फोर्स विच इज़ एक्टिंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. और क्योंकि हमने इस फोर्स को कम्प्लीटली इग्नोर करना है, सो वी विल से दैट Fx इज़ इक्वल टू 0. ठीक हो गया, Fx जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल है. हमने Fx को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया. दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड थिंग इज एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, आप इस जो पूरा प्रोजेक्टाइल का मोशन है इस पर आप कोई भी पॉइंट ले लें. फॉर एग्जाम्पल हम एक ये पॉइंट ले लेते हैं, हम एक ये पॉइंट ले लेते हैं और हम एक ये पॉइंट ले लेते हैं. एट एनी पॉइंट ऑफ मोशन इन दिस प्रोजेक्टाइल the gravitational force on this projectile would be acting downwards. The gravitational acceleration would always be acting downwards. ठीक हो गया. ये मैंने तो कोई भी रैंडमली 3 पॉइंट्स लिए हैं ना, आप भी इस तरह कोई भी रैंडमली 3 पॉइंट्स ले सकते हैं. और अभी ना हम आपको इसको विजुअली दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या वाकई ग्रेविटी जो है, इज़ इट ऑलवेज the force of gravity in the downward direction, and is it the actually the only acceleration or the only force acting on this projectile or not. ठीक हो गया. Next point is that at any given point on this projectile the direction of velocity would be different. ठीक है, वो हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी और वो कोई भी 2 पॉइंट्स की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल अगर हम इस फर्स्ट पॉइंट को कंसिडर करें, लेट्स सपोज इसमें द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज़ दिस. ठीक हो गया. उसके बाद अगर हम जो है इस सेकेंड पॉइंट को कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज इसमें द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज़ दिस. ठीक है, जिस डायरेक्शन में द बॉडी द प्रोजेक्टाइल इज़ मूविंग. और थर्ड में द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज़ दिस. कैन यू अप्रिशिएट के एट एवरी इंस्टेंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज़ चेंजिंग. ठीक हो गया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आई एम नॉट श्योर वेदर हमने ये MCQ डिस्कस किया है अभी या नहीं डिस्कस किया, बट लेट मी, अगर अभी नहीं किया तो आगे जाके डिस्कस करेंगे एंड इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू गाइज. बट यू गाइज हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि व्हेन इज द वेलोसिटी, ठीक है, जो वेलोसिटी के साथ जो बॉडी मूव कर रही है, व्हेन इज इट द हाईएस्ट और व्हेन इज इट द मैक्सिमम ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन. सो इट इज ड्यूरिंग द projection of the projectile. ठीक हो गया. This point will be better explained in the oblique projectile. वहाँ पर मैं ये आपको दोबारा डिस्कस करके भी बताऊंगी. वरना यहाँ पर जो Fx है, यहाँ पर जब हम लॉन्च करेंगे इस प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, जब हमने लॉन्च किया इस प्रोजेक्टाइल को इस डायरेक्शन में, तो हमने इसको एक इनिशियल फोर्स दी. उस फोर्स की वजह से ना सिर्फ इसमें एक एक्सेलरेशन आई बल्कि एक वेलोसिटी भी जनरेट हुई. ठीक हो गया. एंड दैट वेलोसिटी इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल. ठीक हो गया. दैट वेलोसिटी इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल. ओके, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. एंड इज देयर एनी अदर पॉइंट लेफ्ट? आई थिंक वी हैव कवर्ड देम ऑल. ओके, नाउ लेट्स actually move on to the components of the projectile motion and discuss how this
projectile motion can be divided into its horizontal components and how it can be divided into its vertical components. ठीक है, देखने में ये बहुत आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे एंड ऑल, बट इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी एंड एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की. मैंने आपको बताया था हम 3 कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी. सबसे पहले वी हैव फोर्स. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात कर रही हैं तो ऑब्वियसली इट मीन्स द फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन और द फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अभी हमने अभी और कंडीशंस में भी हमने ये बात की कि जो इनिशियल फोर्स है उसको हमने इग्नोर करना है एंड द फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इन फैक्ट द इनिशियल फोर्स. तो जो एफ एक्स होगा दैट वुड बी इक्वल टू 0. ठीक हो गया. आई होप मुझे इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो एफ एक्स है द फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0. अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स को 0 कंसिडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0. ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 0, दैट इज वाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0. अब अगर आप देखें अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन इज 0, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. हमने ये नहीं कहा कि वेलोसिटी 0 है, हमने कहा एक्सेलरेशन 0 है. द बॉडी इज नॉट स्पीडिंग अप, बट दैट डजंट मीन दैट द बॉडी इज नॉट मूविंग. द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है कि जो हमारे पास बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक हो गया, in the horizontal direction. ठीक है, don't forget that we are discussing the horizontal components right now. The initial velocity in the horizontal direction would be equal to the final velocity in the horizontal direction. ठीक हो गया, ये पॉइंट आपको समझ आया? Because there is no acceleration, तो the initial and final velocities would be same. ठीक हो गया, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तभी तो एक्सेलरेशन 0 है. तो these would be equal, और because these are equal तो इनको हम डिनोट करेंगे सिंपली vi से. ठीक है, द इनिशियल वेलोसिटी. मुश्किल था? आई होप नॉट. अगर कोई किसी को मुश्किल लगे तो यू कैन टेल इन द कमेंट्स एंड विल ट्राई टू फर्दर सिंप्लीफाई इट फॉर यू गाइस. ठीक हो गया, दिस वाज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. अब सेम तरीके से हमने वर्टिकल कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है. कैसे? सबसे पहले आएगी फोर्स हमारे पास. नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि आप लोगों ने ध्यान में रखना है. अगर इफ़ एनीबडी गेट्स इट तो इट लाइक अमेजिंग. अगर आपको नहीं पता तो हम अभी आपको बता देते हैं. व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स. हमने कहा इनिशियली हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स दी थी और उसको हमने इग्नोर कर दिया था. वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमने कोई फोर्स दी ही नहीं ना, तो हॉरिजॉन्टल को तो हमने खुद इग्नोर किया और 0 कंसिडर किया. वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स थी ही नहीं, तो एफ वाई क्या 0 के इक्वल होगा? क्या विल देयर बी एनी एफ वाई प्रेजेंट? तो यस, there will be a force in the vertical direction and Fy would not be 0. Let's explain it a little. ये जो मैथ हमने लिया है इसको अगर मैं यहाँ पर आपको साइड पे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं, लेट्स सपोज कि हम इस मैथ की बात कर रहे हैं. इसके ऊपर एक तो हमने फोर्स लगाई थी इन दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक हो गया, दिस वाज एन एक्सटर्नल फोर्स जिसको कि हमने 0 कंसिडर कर लिया. बट इफ़ यू गाइज रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, तो इसके ऊपर एक और वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही थी विच वॉज इट्स वेट गाइज, इट्स वेट. क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेजेंट है तो इसका कोई ना कोई वेट भी है एंड दैट वेट हम उस फोर्स को तो नहीं हम इग्नोर कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स, इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस मास, राइट, बीइंग प्लेस्ड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड. तो इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगी विच विल बी द वेट ऑफ द मास. ठीक है, द वेट ऑफ द मास एंड W इज इक्वल टू mg. ऑब्वियसली वी ऑल हैव बीन डूइंग दिस फॉर्मूला फॉर सो लॉन्ग नाउ. ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में द फोर्स इज नॉट गोइंग टू बी 0. यू गाइज हैव टू रिमेंबर दिस, कीप दिस इन माइंड. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में द फोर्स वॉज 0 बट वर्टिकल डायरेक्शन में द फोर्स इज नॉट 0. द फोर्स इज इन फैक्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. देन एक्सेलरेशन. अब क्योंकि फोर्स हमारे पास नॉन जीरो है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो है. देयर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी एनी एक्सेलरेशन प्रेजेंट. तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन हो सकती है? लाइक अ रैंडम गैस. एक बॉडी है जो कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में उसमें कोई एक्सेलरेशन आएगी तो वो क्यों आएगी? इट इज़ गोइंग टू बी ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी प्रेजेंट है
और ग्रेविटी के अंडर एक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली द एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज g, right? Now here comes the fun part. Let's talk about the initial velocity and the final velocity because acceleration present है, ठीक है, that means the initial and final velocity are not going to be the same. तो जो vi in the y direction या vi in the vertical direction and vf in the vertical direction vfy, they both are not going to be equal. इन दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअल वैल्यूज़ होंगी और वो वैल्यूज़ क्या होंगी वो हम अभी डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम आते हैं वी आई वाई पे. वी आई वाई यानी कि द इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन. अगर इस डायग्राम पे आएँ और हम यहाँ इनिशियली देखें, जो मैस इनिशियली प्रेजेंट है, इसके ऊपर जो फोर्स लगी थी दैट वाज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसकी वजह से जो वेलोसिटी जनरेट हुई थी दैट वाज आल्सो इंटायरली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इनिशियली बॉडी में कोई वर्टिकल मोशन था ही नहीं, ठीक है, इनिशियली बॉडी में कोई वर्टिकल मोशन था ही नहीं. तो इसका क्या मतलब है कि इनिशियली देयर वाज नो वर्टिकल वेलोसिटी इन द बॉडी. तो वी कैन से दैट वी आई वाई इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया. बट वी कैन नॉट से द सेम फॉर वी एफ वाई. वी एफ वाई 0 नहीं है बिकॉज अगर आप बॉडी की फाइनल पोजीशन देखें तो वहाँ पर वो डाउनवर्ड ही मूव कर रही है टू फाइनली मेक कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, राइट. तो हम वी एफ वाई के बारे में ये नहीं कह सकते. अब वी एफ वाई हम कैसे फाइंड करेंगे? we will find it through the first equation of motion. अगर आपको याद हो तो what does the first equation of motion state? It states that Vf is equal to Vi plus At. ठीक हो गया. Vf is equal to Vi plus At. This is the first equation of motion. अब अगर हम इसको vertical components के अकॉर्डिंग लिखें तो Vf becomes Vfy, ठीक है, V becomes Vi and A becomes Ay. ठीक हो गया. हमने वर्टिकल कंपोनेंट्स अप्लाई किए. अब अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ देखें तो हम देखते हैं कि VIY वाज इक्वल टू 0, ठीक है. तो VIY का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्रॉस हो जाती है, पहली बात. दूसरी बात, AY द एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, व्हाट वाज दिस इक्वल टू? दिस वाज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G. ठीक हो गया. तो ये दो वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास वी एफ वाई की अल्टीमेटली क्या वैल्यू आती है? इट बिकम्स GT. ठीक हो गया. एनी कन्फ्यूजन सो फार? आई होप देयर आर नो कन्फ्यूजन्स. अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के हम बारे में हमने कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे होती है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल फोर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम भूल गए हैं बच्चों. वो पॉइंट क्या है कि द बॉडी वॉज इनिशियली प्रेजेंट एट सम हाइट, ठीक है. तो हाइट का तो कॉन्सेप्ट हमें हो गया. बट द पॉइंट वेयर द बॉडी मेक्स कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, विद द ग्राउंड, एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉडी वॉज लॉन्च्ड, द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द बॉडी वॉज लॉन्च्ड, इस पूरे डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस पूरे डिस्टेंस को हम कहेंगे द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ठीक हो गया. द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ये एक पॉइंट था जो कि मिस हो गया था. ओके, so now we have discussed the characteristics of the horizontal projectile and we have also discussed the components of the vertical and horizontal components of the horizontal projectile. ठीक हो गया. एक चीज़ मज़ीद हम करेंगे, that will be हम इन दोनों components को, horizontal और vertical components को हम second equation of motion पे implement करेंगे. What is the second equation of motion से? हम इधर साइड पे लिख लेते हैं. What is the second equation of motion से? It says, wait, let me write it. Right. So this is the second equation of motion which states that S is equal to VIT plus half AT square. ठीक हो गया. अब अगर हम सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को इस पे अप्लाई करते हैं और फिर हम वर्टिकल कंपोनेंट्स को इस पे अप्लाई करेंगे. अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसको हमने नाम क्या दिया हुआ है? बेसिकली उस डिस्टेंस को हमने कहा है रेंज. ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था रेंज को. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में व्हेन वी विल डिस्कस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, so we will call it range of the projectile. ठीक है, हम उसको क्या कहेंगे? range of the projectile.
सिमिलरली अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है प्रोजेक्टाइल ने फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और इन दोनों को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, विद द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी, और जब हम वर्टिकल कंपोनेंट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। अप्लाई कैसे करेंगे, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है। इफ़ वी गो अलॉन्ग विद इट, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसका आ जाएगा, रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, वी आई हमारे पास क्या बन जाएगा, वी आई एक्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, वी आई एक्स बनेगा जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वी आई, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, वी आई एक्स बन जाएगा ये, और टी जो है वो हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा, प्लस हाफ ए जो है यहाँ पर मेंशन हमारे पास, वो ए क्या होगा हमारे पास, जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स बन जाएगा हमारे पास, और जो टी है वो एज इट इज़ टी स्क्वायर ही रहेगा। दिस इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हमने पढ़ी है कि एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, ये अगर आपको याद हो एक्सेलरेशन को हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये वाला पूरा का पूरा जो फैक्टर है दिस बिकम्स नल, क्योंकि 0 से ये सारी टर्म्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो 0 ही रह जाएगा ना। तो पीछे हमारे पास क्या बनता है, आर इज इक्वल टू वी आई एक्स टी, और वी आई एक्स की वैल्यू हमने क्या सिंप्लीफाई की थी, वी आई। तो अल्टीमेटली जो रेंज है हमारे पास, लेट मी राइट द फॉर्मूला विद द रेड वन, जो रेंज है हमारे पास वो क्या आएगी, आर इज इक्वल टू वी आई एक्स की जगह पर हम सिंपली वी आई लिख देंगे। ठीक है, और ये जो टी है ये एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या बना, आर इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस द हाइट। हाइट के लिए अगर हम सेम यही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही हम डिस्कस करें इन द वर्टिकल डायरेक्शन नाउ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है वो हमारे पास हाइट आ जाएगा। ठीक है, वी आई वाई, जो वी आई है दैट विल टर्न इनटू वी आई वाई, और पूरी टर्म लिखने की बजाय हम यहाँ पे देखें अगर तो वी आई वाई की वैल्यू क्या है वर्टिकल डायरेक्शन, तो वी आई हमारे पास 0 है। तो जब ये वी आई वाई की वैल्यू हम 0 पढ़े तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो हमारे पास नल हो जाएगी। सो इट बिकम्स 0। ये हमारे पास क्या बच जाएगा, हाफ। ठीक है, ए एक्सेलरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारे पास पीछे रह जाएगा हाइट का फॉर्मूला। ठीक हो गया। तो अगर हम यहाँ पर सिंपल नीट करके लिखें हाइट का फॉर्मूला तो हमारे पास क्या आएगा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अनदर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू हमने क्या सपोज की हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 10। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10 होती है। तो अगर हमने MCQs में फॉर एग्जांपल हमसे हाइट पूछी गई है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, एंड वी डोंट हैव द टाइम टू लाइक गो डिराइव फुल ऑन फार्मूलाज विद g इज इक्वल टू 9.8, तो ऑब्वियसली हम g इज इक्वल टू 10 कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम g इज इक्वल टू 10 पुट करें एंड द 10 इज डिवाइडेड बाई 2, सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी I would say a cute equation that is as simple as h is equal to 5, because 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, and the t square remains as it is, so the equation becomes h is equal to 5t square, as simple as that। ठीक हो गया। हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, हमने इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स डिस्कस किए, और एंड में हमने उन कंपोनेंट्स पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हुए रेंज और हाइट का फॉर्मूला भी डिस्कस किया। ठीक हो गया। ओके, कमिंग टू द MCQs, अगर हम देखें द फर्स्ट वन इज द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन आर, एंड ऑप्शंस आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, या फिर एसोसिएटेड विद ईच अदर। तो अभी अभी जो हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, अगर आप लोग इनको देखें, सो वाज देयर एनी रिलेशन और एनी कनेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विद द वर्टिकल कंपोनेंट्स? नो, एब्सोल्युटली नॉट। दोनों में कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं था। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट यू गाइज हैव टू रिमेंबर कि इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन the horizontal and vertical components are completely independent of each other। ठीक हो गया। so the correct answer here is C।
The vertical and horizontal component of the projectile motion are independent of each other. Next statement. A stone thrown horizontally from the top of a tall building. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? For example, there is a tall building or a tall tower. ठीक हो गया? अच्छा, forgive my drawing guys please. तो फॉर एग्जाम्पल कि ये एक टावर है हमारे पास और इसके टॉप से हम एक स्टोन को थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली की. ठीक है, हमने तो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, बट वो स्टोन पाथ क्या फॉलो करेगा? लाइक दिस. ठीक हो गया? द स्टोन विल फॉलो अ पाथ लाइक दिस. व्हाट इज दिस? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. एंड व्हाट इज दिस पाथ कॉल्ड? तो हमने अभी डिस्कस किया था, ये यहाँ पर मेंशन भी हुआ है कि दिस पाथ इज कॉल्ड अ पैराबोला. ठीक है, अ पैराबोला और अ पैराबोलिक शेप. तो द करेक्ट आंसर इज डी. ठीक हो गया? इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो आपके MCQs में आ सकते हैं. ठीक है, दिस वाज अबाउट द कॉन्सेप्ट. देयर वाज नथिंग टू सॉल्व इन दीज MCQs, राइट? ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ फाइनल वेलोसिटी और कॉन्टैक्ट वेलोसिटी. जल्दी जल्दी इसको करते हैं. What is basically final velocity? Initial velocity का तो हमें पता है, the velocity with which we threw the object. ठीक है, क्योंकि हमने उसको फेंका था ऑब्जेक्ट को. लेकिन फाइनल वेलोसिटी या कॉन्टैक्ट वेलोसिटी वो होती है with which the object hits the ground. ठीक हो गया? The final velocity or the contact velocity is the velocity with which the object hits the ground. या फिर why do we call it contact velocity? Because the velocity with which the object makes contact with the ground. ठीक हो गया? Now let's quickly dive into the why is it important. So first let's discuss. क्योंकि आपको अपनी प्रैक्टिस टेस्ट में ना, जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, उसमें आपको बेतहाशा ऐसे MCQs मिलेंगे जिनमें वो पूछते हैं कि अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम दिस हाइट विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस, विद व्हाट वेलोसिटी डज द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड. ठीक है, ये स्टेटमेंट होती है. तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी या कॉन्टैक्ट वेलोसिटी. और उसको बेसिकली कैसे फाइंड करेंगे वो हम अभी देखते हैं. बहुत ही आसान तरीका है. वी आर गोइंग टू सिंपली अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, जो कि आपने अपनी FSC में पढ़े होंगे. ठीक है, पहले मैं आपको फॉर्मूलाज लेके बताती हूँ. हम फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा हम उसकी दो चीज़ें फाइंड करेंगे. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो हम क्या उसकी एक तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि ठीक है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फाइनल वेलोसिटी, और सेकेंडली हम उसकी डायरेक्शन निकालेंगे. और अगर आपको याद हो तो डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते थे फाई. प्रीटी अगली लुकिंग फाई. ओके, डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते थे फाई. ठीक हो गया? मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? अगर आपको याद हो तो मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एक्स कॉम्पोनेंट. ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट, और इसका VF का एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा? ऑब्वियसली VFX, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस द स्क्वायर ऑफ द वाई कॉम्पोनेंट, द स्क्वायर ऑफ द वाई कॉम्पोनेंट. और वाई कॉम्पोनेंट क्या है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का? VFY. एज सिंपल एज दैट. फॉर्मूला समझ आ गया? इस फॉर्मूला के अंदर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. VFX की क्या वैल्यू है हमारे पास? VI. और VFY की क्या वैल्यू है हमारे पास? GT. तो अगर हम ये वैल्यूज पुट करें तो अल्टीमेटली हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास? the magnitude of the final velocity is the square root of. अब VFX की जगह पर हम क्या लिखेंगे? हम VI लिखेंगे. ठीक है, और जो VFY है उसकी जगह पर हम बेसिकली GT लिखेंगे. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें मज़ीद तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VI का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? VI स्क्वायर. और GT का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? दोनों एंटिटीज़ के ऊपर हमारे पास स्क्वायर्स लग जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा G स्क्वायर T स्क्वायर.
राइट. दिस वॉज अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल वेलोसिटी. अब हम बात करते हैं अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फाइनल वेलोसिटी. जितना इजी हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, सेम वैसे ही हम डायरेक्शन भी निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन का फॉर्मूला हमें याद है जो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में किया था. इट वाज tan इनवर्स ऑफ द y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द x कंपोनेंट. तो vf का y कंपोनेंट क्या है हमारे पास? vfy. और vf का x कंपोनेंट क्या है हमारे पास? vfx. ठीक हो गया. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन. और अगर हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास अल्टीमेटली द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट वेलोसिटी और द फाइनल वेलोसिटी वो क्या बनता है? tan इनवर्स vfy की जगह पर हम पुट करेंगे gt और vfx की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? सिंपली vi. And this is the formula for the direction of final velocity और contact velocity. ठीक हो गया. किसी किस्म की कोई भी confusion, कोई भी आप लोगों को मसला हो तो do ask in the comments. ठीक हो गया. वरना वीकेंड पे जो हमारी लाइव क्लास होगी हम उसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस और क्यूरीज और कन्फ्यूजन्स होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे. सो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की एप्लीकेशंस डिस्कस की, हमने उसकी डेफिनेशंस डिस्कस की, हमने कंडीशंस डिस्कस की विच वर वी हैव टू कंसिडर अर्थ अ फ्लैट सरफेस, वी हैव टू इग्नोर द इनिशियल फोर्सेज एंड वी हैव टू इग्नोर ऑल द रेजिस्टिव फोर्सेज. देन वी डिस्कस्ड टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स नेमली प्रोजेक्टाइल एंड ट्रेजेक्ट्री. देन हमने 2 टाइप्स इसकी देखी कि कौन कौन सी होती हैं और उसमें से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को फिलहाल हमने डिटेल से डिस्कस किया है. डिस्कस तो आपने कर लिया है. नाउ इट इज टाइम टू विजुअलाइज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. आपको मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दिखाऊंगी और एक एक चीज़ जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी. राइट. सी दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. ठीक है. ये सेम वही कैनन वाली एग्जाम्पल है और यहाँ इस कैनन में से अगर हम लॉन्च करते हैं कैनन बॉल को, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. ठीक हो गया. अब हमने क्या डिस्कस किया? कॉम्पोनेंट्स. कॉम्पोनेंट्स में अगर हम देखें सबसे पहले हमने क्या कहा था कि देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वेयर एज द वर्टिकल एक्सेलरेशन इज द ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g. ठीक है. तो अगर हम एक्सेलरेशन देखें यहाँ पे, ये देखें, कैन यू सी, लेट्स पॉज इट, कैन यू सी एनी एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? नो, देयर इज नो एक्सेलरेशन in the horizontal direction. There is only a vertical acceleration present. And अगर आप लोग गौर करें, इस पॉइंट पे देखें और इस पॉइंट पे देखें, the magnitude of this vector is the same. What does this imply? That the acceleration is same. And what is this acceleration? It is the gravitational acceleration g. ठीक हो गया. ये acceleration total, because there is no horizontal component, इस वजह से हम चाहे total देखें चाहे हम उसके components देखें, सिर्फ vertical component ही show होगा. अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की. ठीक है. वेलोसिटी को अगर हम यहाँ पर देखें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें तो हमने क्या कहा था कि द इनिशियल एंड फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज आर द सेम. ठीक है. द इनिशियल एंड फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज आर द सेम. लेट्स डू वन थिंग, लेट्स पॉज इट एंड लॉन्च इट. ओह आई एम सॉरी, आई हैड नॉट सिलेक्टेड द वेलोसिटी. अच्छा जी, वेलोसिटी वेक्टर्स. ओके, ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. अभी मैंने सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर यानी कि टोटल वेलोसिटी को यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है. अगर मैं इसको दोबारा लॉन्च करूँ, वुड यू गाइस बी एबल टू अप्रिशिएट द डायरेक्शन? ठीक है. यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है? इट इज़ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. और जैसे जैसे ये मूव करता है द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट. इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद एवरी इंस्टेंट. ठीक है. ये भी एक पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था. उसके बाद अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स में हमने क्या कहा था? द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आर द सेम. ठीक है. हम लॉन्च करेंगे, ये हम मल्टीपल लॉन्च करते हैं एट अ टाइम ताकि आपको हम ये दिखा सकें. दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ठीक है. ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. आप अगर देखें
द साइज ऑफ दिस एरो इज द एग्जैक्ट सेम एट एनी पॉइंट. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि द इनिशियल वेलोसिटी इज द एग्जैक्ट सेम एट एनी पॉइंट, सॉरी द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज द एग्जैक्ट सेम एट एनी पॉइंट. आप किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लें या उसकी डायरेक्शन ले लें, बोथ आर गोइंग टू बी द सेम. ठीक हो गया. उसके बाद सेकेंड हमने क्या देखा था, इन द वर्टिकल डायरेक्शन द इनिशियल वेलोसिटी इज 0 बट द फाइनल वेलोसिटी इज प्रेजेंट. ठीक है, तो इसको अब अगर हम प्ले करें और ये सारा ख़त्म हो लेने दें, ये देखें, दिस इज द इनिशियल मोशन. यहाँ पर देर इज़ नो वर्टिकल वेलोसिटी प्रेजेंट, देर इज़ ओनली अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रेजेंट. ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा आगे मूव करेगा तो जो हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग स्लोली स्लोली. ठीक है, आप देख रहे हैं, सॉरी डिड आई से डिक्रीजिंग, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. ठीक है, ये देखें, स्टार्टिंग में देयर वाज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द देयर वाज नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, बट जैसे ही ये प्रोजेक्टाइल आगे की तरफ प्रोग्रेस करता है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड टिल द टाइम वी हैव दिस वी एफ. ठीक है, तो यहाँ पर वो कंप्लीट शो नहीं हो रहा, एंड पे वी एफ आएगा हमारे पास, जिसका कि फॉर्मूला हमने पढ़ा था जी टी. ठीक है, और उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 ये 5 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस किए थे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन. अगर आपको किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यू गाइज कैन आस्क. In the next lecture we will discuss the oblique projectile in detail. We will visualize each and every aspect of the oblique projectile, and then we will discuss some important results inferred from the topic of projectile motion. Till then, Allah Hafiz.